डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, वो कंप्लीट इसको अपलोड मैंने कर दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। उसके साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है वो भी हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में हमारे पास नंबर सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन रह गए हैं और उसके बाद जो है कंप्रिहेंसिव जो क्वेश्चन है ये रह गए हैं। इसको आज की वीडियो में जो है वो कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ मेजरमेंट दी गई हैं, इनको बताना है कि आपने किस में मेजर करेंगे, ठीक है, कौन सी यूनिट में। थिकनेस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये का जो है सिक्का है उसकी थिकनेस को मेजर करना हो तो मिलीमीटर में करेंगे। इसको हम mm लिखेंगे, मिलीमीटर को शॉर्ट में mm लिखते हैं। लेंथ ऑफ ए बुक, बुक की लंबाई को हम जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। सेंटीमीटर इसके लिए सूटेबल यूनिट बनती है। लेंथ ऑफ ए फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल की जो फील्ड होती है, ठीक है, वो फुटबॉल का बेसिकली ग्राउंड की बात कर रहा है, उसको जो है वो हम मीटर के अंदर करेंगे और मैंने एम भी लिखा हुआ साथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना हो तो हम किलोमीटर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो सिटीज़ के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा होता है तो उसको जो है वो हम किलोमीटर में करेंगे। मैस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी जो वज़न है वो वज़न मेजर करना हो तो ग्राम्स में करेंगे, उसको मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है। मैस ऑफ योर स्कूल बैग, आपका जो स्कूल बैग है उसको मेजर करना हो तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, आपका जो क्लास का पीरियड है उसकी ड्यूरेशन जो मिनट्स में होगी, क्योंकि 40 मिनट 35 मिनट का होता है, सेकंड में करेंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ कार, कार का जो टैंक है उसमें जो पेट्रोल फिलअप करेंगे उसका जो वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर होगा, एल लिखेंगे। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने के लिए हम मिनट्स में भी कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, जो है 4-5 मिनट, तो सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो सूटेबल है वो मिनट्स बनेगा। तो ये आपका जो 1.1 क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उनकी मैंने पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है, वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा। बस छोटा सा एक क्वेश्चन जो 1.3 है इसको आप कागज़ पे इधर समझ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो इधर ही मैं समझा देता हूँ, बाकी फिर हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की जानब चलते हैं। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा, तो मिनिमम उसकी जो स्केल रीडिंग होती है 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ये वाला होता है जो घूमता है, ठीक है, ये आपका जो है वो मेन स्केल कहलाएगा। When थिम्बल इज रोटेट वंस, जब थिम्बल को एक दफ़ा रोटेट करते हैं पूरा, 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल, तो मेन स्केल के ऊपर जो है मेजरमेंट 1 मिलीमीटर वो मूव करता है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का आपने लीस्ट काउंट बताना है, ठीक है। एक काम ये होगा, द रीडिंग फॉर द थिकनेस ऑफ स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर, थिकनेस ऑफ द जो स्टील रॉड है वो हमें दिखाया गया है, उसकी थिकनेस दिखाई गई है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रॉड, जो रॉड है उसकी थिकनेस जो है इस रीडिंग के मुताबिक मेजर करके आपने दिखानी है। तो वो मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो लीस्ट काउंट एलसी लिखते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच से मुराद 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर दी हुई है उन्होंने मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है, और 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल है, ठीक है। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये तो हो गया तरीका इसका लीस्ट काउंट निकालने का। आप इसका लीस्ट काउंट इस तरह निकाल सकते हैं जो कि हमने पहले सीखा भी है। उसके बाद इस स्केल के मुताबिक जो आपको फिगर डायग्राम दी गई है, हमने रीडिंग चेक करनी है, थिकनेस ऑफ रॉड चेक करनी है। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 है, 5 के बाद 4 लाइनें 9 तक है, 9 तक है। और जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, घूमने वाला, इसका जो आ रही है रीडिंग वो 70 आ रही है। तो ये मैंने लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ द रॉड 9 जो कि मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस ये उसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मल्टीप्लाई बाय 70 जो कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को इस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.70 आ जाएगा, प्लस 9 कर देंगे तो 9.70 मिलीमीटर जो है वो आपके पास थिकनेस ऑफ द रॉड आ जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। बाकी क्वेश्चन पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 1 फिजिक्स, अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन
को जो उसकी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की हुई है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल 1.2 है क्वेश्चन नंबर, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। 1.2 क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सिस्टम जो है मेजरमेंट का वो एक टेलर से मुराद है जो दर्जी है उसके लिए जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो उसका आंसर जो है वो हमारे सामने लिखा हुआ है, ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज हेल्पफुल टू ए टेलर। एक टेलर के लिए वो किस तरह उसके लिए मदद कर सकता है, बिकॉज इट इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इससे जो उसकी मेजरमेंट है उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि उसकी जो मेजरमेंट है, जो बाजू को जो पाँव है, जो उसकी लंबाई है चौड़ाई है, उसकी जो मेजरमेंट है वो एक रहेगी कि एक दफ़ा आपने कपड़ों के सूट की सिलाई की माप दिया तो नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद भी आएंगे तो वही माप आपका होगा और एक्यूरेसी उसमें आएगी। अलाउइंग देम टू क्रिएट वेल फिटेड गारमेंट्स, उससे ये होगा कि उसके जो गारमेंट्स से मुराद है कपड़े वेल फिटेड, जो मुनासिब उसके जो कपड़े हैं वो सिलाई करेगा। इट आल्सो मेक इट ईजियर टू कम्युनिकेट मेजरमेंट एंड साइज विद कस्टमर। इसका ये भी फायदा होगा, एक स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा है कि अपने जो कस्टमर है उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएगा कि जो स्टैंडर्ड है जो सप्लायर है, ख़ास तौर पे कस्टमर भी होगा जिसके सूट उसने सिलाई करने हैं, उसके बाद सप्लायर होगा, सप्लायर से मुराद है जो उसको कपड़े सप्लाई करता है, और अदर टेलर किसी और दूसरे टेलर के साथ भी माप शेयर करना चाहता है तो वो भी कर लेगा। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन और एरर, इससे ये होता है कि कोई कन्फ्यूजन कोई एरर जो है वो माप में नहीं रहेगी। इस तरह जो है स्टैंडर्ड सिस्टम जो है मेजरमेंट का वो एक टेलर के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट उसके बाद जी हम 1.4 की जानब आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड ए मीटर स्केल एंड बंडल ऑफ पेंसिल, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्वेश्चन ये है कि आपको एक बंडल ऑफ जो पेंसिल हैं वो दिए गए हैं जिसमें काफ़ी सारी पेंसिल हैं, 10 12 20 हो सकती हैं, उनका जो डायमीटर है पेंसिल का वो आपने मेजर करना है विदाउट यूजिंग द मीटर स्केल। यानी कि आपका जो वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर है वो आपके पास नहीं है, आपने मीटर स्केल के साथ मेजर करना है, लेकिन जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, जो मेजरमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर की तरह की आनी चाहिए। डिस्क्राइब ब्रीफली, तो ये आप कैसे करेंगे वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले बंडल अरेंजमेंट, अरेंज सेवरल पेंसिल 10 और मोर साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में उनको साइड बाय साइड आप इकट्ठा करें, जोड़ें। इंश्योरिंग दे आर टाइटली पैक्ड एंड टच ईच अदर, वो आपस में बिल्कुल टाइटली पैक हो और एक दूसरे को टच कर रही हो। उसके बाद मेजर विद मीटर स्केल, यूज द मीटर स्केल टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल ऑफ पेंसिल, जितनी भी पेंसिल है उन सब की मेजरमेंट को इकट्ठा मेजर करेंगे। नोट दिस मेजरमेंट केयरफुली, इस मेजरमेंट को आपने केयरफुली नोट करना है। देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेंसिल, डिवाइड द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल बाय द नंबर ऑफ पेंसिल, जितना आपके पास उसकी विड्थ आई है उसको नंबर ऑफ पेंसिल से डिवाइड करें टू गेट द एवरेज डायमीटर ऑफ ए सिंगल पेंसिल आपके पास आ जाएगा। ये मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद इंक्रीज प्रिसीजन, अगर आप उसकी जो एक्यूरेसी है ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यूज मल्टीपल पेंसिल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एरर अलाउइंग यू टू अचीव प्रिसीजन कंपेरेबल टू वर्नियर कैलिपर। अगर 3-4 दफ़ा और बार बार करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर आपके पास आ जाएगी। दिस मेथड वर्क बिकॉज मेजरिंग ए लार्ज डिस्टेंस एंड देन एवरेजिंग रिड्यूस रिलेटिव एरर इनहांसिंग एक्यूरेसी। इस मेथड के जरिए हम जो एरर को कम से कम कर सकते हैं और अपनी मेजरमेंट जो है वो बेहतर कर सकते हैं। साथ जो है आपने उन पेंसिल का डायमीटर मेजर करना है विद द सेम एज प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसी एक्यूरेसी के साथ उसी एग्जैक्टली मेजरमेंट आनी चाहिए जो मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर के साथ आती है। डिस्क्राइब ब्रीफली, आपने इसको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली, यानी तफसील के साथ बयान करना है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस तरह की पेंसिल्स हैं, उनका आपने ये डायमीटर मेजर करना है स्केल के साथ, ठीक है, स्केल के साथ मेजरमेंट करनी है। इसी तरह की मेजरमेंट आपकी होनी चाहिए जिस तरह की मेजरमेंट आपकी वर्नियर कैलिपर के साथ आती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें पेंसिल तो बहुत छोटी हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास फ़र्ज़ करें पेंसिल हैं, इन पेंसिल को आपने इस तरह जो है वो जोड़ लेना आपस में। ये जैसे मैंने 4 पेंसिल आपके सामने जोड़ी हैं, इसी तरह आपने उनको जोड़ लेना है। तो इनको ऐसे रख लेते हैं ताकि बुक के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएंगी। ये बुक के ऊपर आ गई, ठीक है। और आपने एक जो है वो स्केल ले लेना है, जो स्केल आपके पास मौजूद है। तो स्केल को रखते हैं यहाँ पे, और ये इस तरह जो है आपने इनकी मेजरमेंट लेनी है। स्केल आपने यहाँ पे रखा और ये मेजरमेंट आपके पास आ जाएगी।
और ये मेजरमेंट जो है वो आ रही है अब ये ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 5.123 लाइनें हैं, ये आपकी 5.8 आ रही है, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लें ताकि आपको नज़र भी आए, ये इसके ऊपर मेजरमेंट रखेंगे बिल्कुल, तो ये 5.8 तकरीबन आ रही है। 5.8 अगर आ रही है तो टोटल कितनी पेंसिलें हैं? चार पेंसिलें हैं, तो 5.8 डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, तो ये आपके पास 5.8 डिवाइड बाय 4, तो एक पेंसिल का जो डायमीटर है वो 1.45 एक पेंसिल का। अब ये पेंसिल, अब ये मेरे पास तो मार्कर है ना, देखिए मैंने मार्कर के साथ एग्जांपल दे दी है, आप पेंसिल को जोड़ के रख सकते हैं, पेंसिल फिर ज़्यादा रखेंगे, 10-12 पेंसिल रखें, एक मेजरमेंट बन जाए स्केल के साथ। जो भी मेजरमेंट आएगी सेंटीमीटर में आएगी, उनको जितनी भी पेंसिल होगी उस पेंसिल से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक पेंसिल का जो है वो डायमीटर आ जाएगा। मैंने मार्कर रखे हैं, 4 मार्कर थे, तो 4 मार्कर का डायमीटर जो है वो टोटल मेजरमेंट 5.8 आई है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 1.4 तकरीबन आ रही है, एक जो मार्कर है उसका डायमीटर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 है, द एंड ऑफ ए मीटर स्केल इज वर्न आउट। जो मीटर स्केल का एंड पॉइंट है वो वर्न आउट यानी खराब हो चुका हुआ है, ठीक है। समटाइम आप देखते हैं कि दर्जी के पास जाते हैं, वो एंची टेप से आपकी पैमाइश लेता है, तो उसका शुरू वाला हिस्सा जो है थोड़ा बहुत खराब हुआ होता है। वेयर यू विल प्लेस ए पेंसिल टू फाइंड द लेंथ, आपने फिर पेंसिल की जो लेंथ फाइंड करने के लिए उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इफ द एंड ऑफ द मीटर स्केल इज वर्न आउट, उसका एंड या स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी वो खराब है, यू शुड नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क, फिर आप उसको जीरो मार्क से जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड प्लेस द पेंसिल एट अ स्पेसिफिक मार्क, फिर उसका कुछ स्पेसिफिक मार्क ले लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर का मार्क ले लेंगे ऑन द स्केल। Measure the length of the pencil by noting the reading at the other end of the pencil and subtracting the initial mark from it। आप फिर मेजरमेंट लेंगे और शुरू में जो मेजरमेंट आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, 2 छोड़ा है, जितना हिस्सा भी खराब है, जितना हिस्सा आपने छोड़ा है वो उस मेजरमेंट में से आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो आ जाएगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने, एग्जाम्पल है प्लेस वन ऑफ द पेंसिल एट द 1 सेंटीमीटर मार्क, यानी पेंसिल को आप 1 सेंटीमीटर मार्क से जो है वो रखें। नोट द रीडिंग एट द अदर एंड ऑफ द पेंसिल से 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड पे अगर रीडिंग आपके पास 15 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर में से शुरू वाला जो 1 सेंटीमीटर वो माइनस कर देंगे, तो 14 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है वो आपके पास आ जाएगी। दिस अवॉइड एरर कॉज्ड बाय द वर्न आउट एजेस, ये ऐसी जो एरर जो आती है, जो ऐसे मेजरमेंट या स्केल से मेजर करते हैं जिनके एजेस खराब होते हैं, तो उनसे हम इस तरह करके जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। अब ये जब भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मीटर स्केल के बिल्कुल क्लोज किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना क्यों ज़रूरी होता है, इसका जवाब हमारे पास सामने है। इट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल टू मिनिमाइज पैरेलक्स एरर। जो पैरेलक्स एरर हमने शुरू में पढ़ी है, उससे बचने के लिए जो है वो हम मीटर स्केल के बिल्कुल क्लोज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। पैरेलक्स एरर occur when the eye is not positioned perpendicular to the scale, यानी पैरेलक्स एरर तब जो है वो आती है जब आपकी जो आई है वो प्रॉपरली परपेंडिकुलर पोजीशन ना हो स्केल के, काजिंग इनएक्यूरेट रीडिंग। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो इनएक्यूरेट आएगी। कीपिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज इंश्योर अ क्लियर एंड एक्यूरेट अलाइनमेंट बिटवीन द स्केल एंड द ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको क्लोज रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिटवीन द स्केल एंड द ऑब्जेक्ट, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एरर एंड इंप्रूविंग मेजरमेंट प्रिसीजन। इससे ये होगा आपकी मेजरमेंट बिल्कुल बेहतरीन आएगी और उसमें गलती के चांसेस कम से कम होंगे। 1.6 भी हो गया। उसके बाद 1.7 है, वाई ए स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर ए क्वांटिटी करेक्टली। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ा है वो क्यों ज़रूरी होता है किसी भी क्वांटिटी को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करने के लिए, इसका जवाब होगा स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर ए क्वांटिटी करेक्टली टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि कंसिस्टेंसी होती है कि जिस जगह पे भी, जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी उसकी मेजरमेंट लेंगे वो वही आएगी। एक्यूरेसी से मुराद ये होगा कि उसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आएगी। एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, और किसी के साथ उसकी मेजरमेंट अगर शेयर करेंगे तो वो बंदा समझ लेगा। यानी मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस जो स्केल है उसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो मैं एक मुल्क के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में बताऊंगा तो हर बंदा मेरी बात को समझ लेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग आ गया। इट प्रोवाइड
कॉमन रेफरेंस फॉर एवरीवन, ये हर बंदे को इससे पता चल जाता है। अलाउइंग मेजरमेंट टू बी कंपेयर्ड, हम किसी दो चीज़ों की मेजरमेंट को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे, रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे, एंड कम्युनिकेट रिलायबली अक्रॉस डिफरेंट पीपल, और एक दूसरे से उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर लेंगे। ये जितने भी साइंसदान हैं वो रिसर्चेज को अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शेयर करते हैं, तो उनके लिए इस तरह की स्टैंडर्ड यूनिट बना हुआ है ताकि एक दूसरे से प्रॉपर्ली शेयर कर सकें। प्लेसेस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। विदाउट स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट वुड बी आर्बिट्री एंड कैन लीड टू द कन्फ्यूजन और एरर। अगर इस तरह का स्टैंडर्ड यूनिट ना हो तो इस वजह से जो एरर बहुत सारी आना शुरू हो जाएंगी। जो साइंसदान या मुख्तलिफ जो लोग हैं रिसर्च करते हैं, जो चीज़ें डिस्कवर करते हैं, उनकी जो मेजरमेंट है उसमें काफ़ी सारी फिर एरर जो है वो आगे चल के आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 1.8 सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज ए रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। हमें कुछ जो नेचुरल फिनोमेना बताना पड़ेगा जो कि आपका जो सर्व करता है एज ए रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड को जो एक्यूरेटली मेजर करता है। उसमें हमारे पास आता है हियर आर सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज ए रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। अर्थ रोटेशन, देखिए अर्थ रोटेशन सबसे पहले द टाइम फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन, यानी कि ज़मीन को अपना एक चक्कर पूरा मुकम्मल करने के लिए 24 आवर चाहिए। 24 आवर में ज़मीन अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। सर्व एज द बेसिस फॉर द डे, इससे हम जो एक दिन का अंदाज़ा लगाते हैं, एक दिन की जो हमने रखा हुआ है 24 घंटे का एक दिन होगा, तो वो इसीलिए कि ज़मीन जो है वो एक दिन में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट है अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन का जो चक्कर है, द टाइम इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ 365.25 डेज फ्रॉम द बेसिस ऑफ ईयर। अब हमने एक साल को अगर रखना है तो एक साल हमारा 365 दिन का होता है, और एक 4 साल बाद जो आपका फरवरी है वो 29 दिनों का आता है, तो इसलिए 365.25 डेज बनते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल फिनोमेना से मुराद है, कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास ये मेजरमेंट जो है वो हैं। उसके बाद है फेजेस ऑफ द मून, द लूनर साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 29.5 डेज कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल टाइम स्टैंडर्ड। एक नेचुरल टाइम स्टैंडर्ड हमारे पास 29.5 डेज का जो है वो चल रहा है। कभी 30 का हो जाता है, कभी 31 का हो जाता है, और कभी 28 का हमारा जो वो साइकिल हो जाता है, चांद का जो साइकिल है। ये हमारे पास नेचुरल फिनोमेना से मुराद है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से, ये इंसानों के बनाए हुए नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से या कुछ आर्टिफिशियल नहीं कहनी चाहिए, कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मीन किसेस इन ए वाइडर वेसल, वाई। अब हमने बताना है कि अगर जो है हमने देखा होगा जिसे हम मेजरमेंट करते हैं वो बिल्कुल जिस तरह सराई की तरह होता है, बिल्कुल तंग सी होती है। अगर वो वाइडर वेसल हो जाए, यानी वो बहुत ज़्यादा खुली हो जाए, जैसे एक प्याले में पानी पड़ा हुआ है, तो उसके मेन केसेस को जो लोकेट करना ज़्यादा मुश्किल क्यों जाता है, वाई। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मेन केसेस इन अ वाइडर वेसल, वाइडर वेसल से मुराद है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जो है वो खुली किसी चीज़ में पड़ा हुआ है, बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस बिकम लेस प्रोनाउंस एज द वसल डायमीटर इंक्रीज। जैसे ही जो वसल का डायमीटर है, पानी एक प्याले में पड़ा हुआ है, किसी खुले बर्तन में पड़ा हुआ है, डायमीटर उसका अगर बढ़ जाता है तो उसमें जो लिक्विड का जो सरफेस है उस पर उस जो है कर्वेचर को मेजर करना, उसको देखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दिस रिड्यूस कर्वेचर मेक्स द मेनसिस लेस डिस्टिंक्ट, इससे जो मेनकिसिस है वो हमें कम जो है वो वाज़ह नज़र आता है, स्पेशली फॉर द ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइक वाटर। जैसे कि पानी है, पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे इसको देखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एडिशनली रिफ्लेक्शन एंड डिस्टोरेशन फ्रॉम द वाइडर सरफेस एरिया कैन टेक इट हार्डर टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द मेन केसेस लीडिंग टू द पोटेंशियल एरर इन मेजरमेंट। अब खुले बर्तन में पानी पड़ा हुआ है तो उसमें जो डिस्टॉर्शन हो सकती है वाइडर सरफेस की, हवा जो है वो चल रही हो तो तभी पानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसकी जो ना मूवमेंट हो रही होती है, बर्तन अगर हिल रहा हो तभी जो मूवमेंट होती है। और एक लंबी सी सुराही नुमा चीज़ में होगा तो उसमें जो पानी इस तरह मूव नहीं करेगा। तो इस तरह जो है एरर जो है वो काफ़ी सारे आने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो है वाइडर वेसल में जो मेन केसेस है उसको लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद 1.10 है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर अगर करना चाह रहे हो, जो पिछला क्वेश्चन था वो टेस्ट ट्यूब में अगर मेनकेसेस फाइंड करना हो तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो टेस्ट ट्यूब मेरे जहन में नहीं आ रहा था, वो मैंने आपको बता दिया, उसका जो एग्जैक्ट वर्ड है टेस्ट ट्यूब में मेजर करना आसान है, किसी बड़े प्याले में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 है डेप्थ ऑफ ए बीकर। सबसे पहले इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एक्यूरेटली। हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करेंगे
इट्स इंटरनल जार्स आर डिज़ाइन टू मेजर द इनर डायमेंशन ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट लाइक टेस्ट ट्यूब। बेसिकली जिसके जो इंटरनल जार्स होते हैं वो बने इसलिए होते हैं, जैसे कि हमने इसके टॉपिक में पढ़ा भी था कि उसके जो हॉलो ऑब्जेक्ट हैं उनको बड़ी इजीली जो है वो टेस्ट ट्यूब जो है उसको वर्नियर कैलिपर जो है टेस्ट ट्यूब के उन जार्स में रख के तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। नंबर 2 है डेप्थ ऑफ ए बीकर। किसी भी बीकर की गहराई को मापने के लिए द डेप्थ रॉड और डेप्थ गॉज ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ बीकर एक्यूरेटली। द डेप्थ रॉड हो गया और डेप्थ गॉज हो गया, या ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे उसका डेप्थ गॉज या डेप्थ रॉड कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ बीकर एक्यूरेटली। नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है वो है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट। आपने बताना है कि बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट जो है उनके सिंबल और नेम बताने हैं। सबसे पहले बेस क्वांटिटीज को देखते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जो है आर द फंडामेंटल बुनियादी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं एंड दैट आर इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी और क्वांटिटी से नहीं निकलती, एंड दे फॉर्म और ये बेसिकली जो अगली जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे उनकी फाउंडेशन बनाती हैं। फाउंडेशन से मुराद है इन्हीं से फिर आगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास आती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज इसकी डेफिनेशन है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज थ्रू मैथमेटिकली रिलेशनशिप। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं थ्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा, एरिया है, स्पीड है, फोर्स है। एरिया के हमारे पास लेंथ और विड्थ होती है, स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होता है। ठीक है, फोर्स के लिए हमारे पास मैस और उसका एरिया जो है वो होता है। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है वो बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं। ये तो इनकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद these base unit are used to define all other derived quantities in the international system of unit SI। ये हमारे पास जो है क्वांटिटीज हैं, नेम ऑफ यूनिट भी और सिंबल भी है। तो ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर सिंबल इस्तेमाल यूनिट इस्तेमाल करते हैं और सिंबल इसके लिए एम है। फिर मैस है, मैस किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसके सिंबल केजी है। टाइम के लिए सेकंड और सेकंड के लिए सिंबल जो एस है। इलेक्ट्रिकल करंट उसके लिए एम्पेयर है और कैपिटल जो ए सिंबल है इसकी। उसके बाद टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं और के इसकी सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर करते हैं और MOL इसकी सिंबल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसके लिए कैंडेला इसकी नेम ऑफ यूनिट है और CD इसकी सिंबल है। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। लेकिन आगे इसकी जो दूसरा पार्ट है, एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इन SI एंड देयर डेरिवेशन को जो है वो हम देखते हैं। तो अब अगर इसकी डेरिवेशन को हम देखें तो न्यूटन सिंबल है। न्यूटन सिंबल को अगर हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1.2 है वो हमारे पास है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इन SI। अब SI यूनिट में जो 3 ड्राइव यूनिट है उनको एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है। हाउ आर दे ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट, यानी कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जिक्र किया है कि ड्राइव यूनिट जो है वो बेस यूनिट से निकलती हैं। तो आपको 3 एग्जाम्पल देनी पड़ेंगी कि 3 एग्जाम्पल के जरिए बताएं कि कैसे ड्राइव्ड यूनिट बेस यूनिट से निकलती हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली। तो ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव यूनिट्स इन SI एंड देयर डेरिवेशन। सबसे पहले न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट फॉर फोर्स, फार्मूला फोर्स का होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। यानी जब भी अपने फोर्स निकालनी है तो मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स को डेरिवेशन कैसे करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स जो है मैस की जो यूनिट है वो kg होती है। तो 1 न्यूटन फोर्स 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो है वो हम निकलते हैं मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आएगा। तो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट ऑफ मास kg, लेंथ मीटर एंड टाइम। ठीक है, ये जो फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन वो ड्राइव्ड होती है मास kg, लेंथ हमारे पास एक्सेलरेशन में लेंथ मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन आएगी 1 न्यूटन फोर्स की 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी फोर्स की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जोल है। जोल जो है किसकी है, ड्राइव्ड यूनिट फॉर एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क की
यूनिट है वो जूल है, ठीक है। फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वर्क का जो फार्मूला होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स का फार्मूला है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, यानी फोर्स का फार्मूला 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 जूल। 1 जूल जो है वो 1 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर आएगा। एनर्जी कंबाइंस द बेस यूनिट मैस केजी लेंथ मीटर एंड टाइम, यानी मैस हो गया जिसकी यूनिट केजी है, लेंथ मीटर एंड टाइम, इन 3 यूनिट को मिला के जो है हमारे पास जो ड्राइव्ड यूनिट बन रही है जूल, वो हमारी इन 3 बेस यूनिट से मिलके बनती है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है पास्कल। पास्कल पी ए ड्राइव्ड यूनिट फॉर प्रेशर, यानी जो पास्कल है वो ड्राइव्ड यूनिट है वो पास्कल की, ठीक है। फार्मूला बनेगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स जो है 1 न्यूटन, एरिया जो है वो मीटर में होता है, मीटर स्क्वेयर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg और मीटर स्क्वेयर को मीटर पर स्क्वेयर, मीटर जो है पर सेकंड स्क्वेयर आएगा। तो 1 पास्कल, ठीक है, 1 पास्कल का जो फार्मूला बनेगा ड्राइव यूनिट बनेगी 1 kg डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। प्रेशर रिलेट द बेस यूनिट ऑफ मैस kg, इसमें मैस kg यूनिट इस्तेमाल हुई है, लेंथ मीटर इस्तेमाल हुई है, टाइम जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। तो ये पास्कल की यूनिट जो है वो ड्राइव्ड इस तरह होती है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में इसको दे देता हूँ। ड्राइव यूनिट इन द एसआई सिस्टम आर कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट थ्रू मैथमेटिकली रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज। दे आर यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बेस यूनिट सच एज फोर्स, एनर्जी एंड प्रेशर, ठीक है। ये उसका कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिए। तो ये मेरे 3 जो यूनिट है वो आपको ड्राइव्ड करके भी दे दी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अब आपने डिफरेंस भी बताना है और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, और उसमें सिमिलैरिटीज भी बतानी है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गया। सिमिलैरिटीज सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है वर्नियर कैलिपर में और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में। पर्पस बोथ इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू प्रिसीजन मेजरमेंट, यानी दोनों इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच एज डिटरमाइनिंग द लेंथ, लंबाई के लिए, डायमीटर के लिए, और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हाई एक्यूरेसी। बोथ प्रोवाइड प्रिसाइज मेजरमेंट, दोनों का काम ये होता है कि बड़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देते हैं विद एबिलिटी टू मेजर डाउन टू फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, इवन के मिलीमीटर तक भी आप उसको 0.01 मिलीमीटर तक भी उसकी जो मेजरमेंट हम इन दोनों के साथ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट, दोनों की कौन सी हैं। बोथ यूज मटेरिक मिलीमीटर यानी मिलीमीटर में मेजर करते हैं, और इंपीरियल इंचेस में भी हो जाता है। सिस्टम फॉर रीडिंग, यानी दोनों की रीडिंग जो है वो मिलीमीटर में भी हो जाएगी और इंचेस में भी हो जाएगी। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना वर्कशॉप के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद है मैकेनिकल प्रिंसिपल। बोथ रिले ऑन मैकेनिकल मूवमेंट टू एम्पलीफाई स्मॉल डिफरेंस फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। मैकेनिकल प्रिंसिपल है कि बोथ रिले ऑन द मैकेनिकल मूवमेंट, यानी दोनों को मैकेनिकल मूवमेंट यानी हाथ से मूवमेंट करके आप एम्पलीफाई या स्मॉल डिफरेंस थोड़ा बहुत उसको चेंजिंग करनी पड़ती है, तो हाथ से आप घुमा के उसको जो है उससे मेजरमेंट आप ले सकते हैं। ये दोनों के जो आएगी सिमिलैरिटीज, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, दोनों में जो है वो डिफरेंस है। अब डिफरेंस जो है वो थोड़ा डिटेल के साथ मैंने आपको यहाँ पे दी है। सबसे पहले हमारे पास जो है मेजरमेंट टाइप। मेजरमेंट टाइप क्या है, मेजरमेंट इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डेप्थ डायमेंशन इसका काम है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर ओनली एक्सटर्नल डायमेंशन, ये सिर्फ एक्सटर्नल डायमेंशन को करता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को करता है। डिज़ाइन, दोनों का डिज़ाइन जो है कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल एंड ए स्लाइडिंग वर्नियर स्केल इसमें है। इसमें इंक्लूड कैलिब्रेटेड स्क्रू, थिम्बल एंड स्पिंडल इसमें है। दोनों के डिज़ाइन में फ़र्क है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है एक्यूरेट टू 0.1 मिलीमीटर टू 0.01 मिलीमीटर तक है। मोर प्रिसाइज टिपिकली एक्यूरेट टू 0.01 मिलीमीटर से 0.001 मिलीमीटर तक, यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा इसमें जो है थोड़ी जो है मेजरमेंट की जा सकती है। रेंज इसकी है वाइडर मेजरिंग रेंज 0 से लेकर 200 mm और मोर भी इससे हो सकती है, जबकि इसकी जो स्मॉलर मेजरमेंट रेंज है जो कि 0 से 25 मिलीमीटर तक आती है। ईजी टू यूज़ है, ईजियर एंड फास्टर टू यूज़ फॉर जनरल मेजरमेंट, स्लोअर एंड मोर डेलिकेट एडजस्टमेंट प्रोसेस।
ये इजी है और फास्टर भी है फॉर जनरल मेजरमेंट, लेकिन स्लोअर ज़रूर है, लेकिन इससे जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा बेहतर आती है। एप्लीकेशन क्या है? सूटेबल फॉर जनरल मेजरमेंट फॉर वेरियस डायमेंशन, मुख्तलिफ किस्म की जो डायमेंशन है उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज़ फॉर हाईली प्रिसाइज एक्सटर्नल मेजरमेंट सच एज इन मशीनिंग, यानी कि इसके लिए जो हाईली प्रिसाइज है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे हम जो है माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग मैकेनिज्म है, रीडिंग आर ऑब्टेन्ड बाय अलाइनिंग द मेन एंड वर्नियर स्केल। रीडिंग मैकेनिक ये होगा कि आपके अलाइनिंग पड़ेगी मेन और वर्नियर स्केल को, जबकि रीडिंग आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग स्क्रू थ्रेड रोटेशन ऑन द थिम्बल एंड स्लीव। इसको रोटेट करके जो है वो आप जैसे यूज़ करेंगे तो इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। शेप ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट कैन मेजर इरेगुलर और लार्ज ऑब्जेक्ट, ये इरेगुलर और लार्ज ऑब्जेक्ट को जो है इजीली मेजर कर लेता है। टिपिकली यूज फॉर स्मॉल रेगुलर एंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली स्मॉल या रेगुलर जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, रेगुलर से मुराद होता है जिनकी प्रॉपर कोई शेप होती है, ठीक है, उसको वो मेजरमेंट करता है। जबकि वर्नियर कैलिपर जो है ये इरेगुलर जो शेप होती है, जिनकी कोई भी ऐसा शेप नहीं होती, उनको भी मेजरमेंट कर लेता है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया, टेबल बना के मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर इन एक्सपेरिमेंट। आपने बताना है कि जो इंसानों की तरफ से गलतियां होती हैं, जो कि रैंडम होती हैं या सिस्टमैटिक एरर होती हैं, वो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। बहुत ही आसान है। ह्यूमन एरर में डेफिनेशन है मिस्टेक मेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे एरर होगी। रीज़न क्या है? मिस रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट को गलत रीड कर दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर को फॉलो किया, और जो डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, उसको इनकरेक्ट है आपके पास। एग्जाम्पल इसकी होगी रीडिंग थर्मामीटर एट एंगल पैरेलक्स एरर, यानी कि आप किसी थर्मामीटर को रीड कर रहे हैं लेकिन उसको पैरेलक्स एरर उसमें आ गई है। नेक्स्ट है रैंडम एरर डेफिनेशन, अनप्रिडिक्टेबल एरर दैट वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में उसकी रीडिंग करने में या डायरेक्शन जो अगर आपने गलत कर दिए तब भी एरर आ सकती हैं। रीज़न क्या है? इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर प्रेशर, कहीं पे हवा अगर चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तब इस तरह की एरर आ जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन और ह्यूमन, और ये सम टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी लिमिटेशन होती है कि इंस्ट्रूमेंट उतनी एग्जैक्ट जो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इंसानों का रिएक्शन टाइम है वो बहुत थोड़ा होता है, या उसका इशू हो सकता है कि इंसान ने फ़ौरन वो रिएक्शन करके बताना होता है, या उससे जो है रिएक्शन टाइम में वो नहीं होती रीडिंग, तब भी एरर आ सकती है। इसकी एग्जांपल बनेगी स्लाइटली डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैस एंड रिपीटेड ट्रायल। इसका ये होता है कि आप बार बार इसको रिपीट करके जो है उस एरर को दूर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर में डेफिनेशन आएगी कंसिस्ट एरर काज्ड बाय फ्लॉज इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इक्विपमेंट। अब जो भी आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है, बाकी सब कुछ ठीक है, इंसान भी ठीक है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनमें कोई मसला आ गया, तब भी एरर आ सकती है। रीज़न है फॉल्टी कैलिब्रेशन, यानी आपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं की, उनको सेट ठीक नहीं किया। बाइस्ड मेथड जो आप चाहते हैं कि मैं इसी मेथड से करूँगा, वो किसी और मेथड को मैं नहीं मानता, तब भी एरर आ सकती हैं। और डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तब भी एरर आ सकती हैं। एग्जाम्पल है स्केल दैट इज़ कंसिस्टेंटली 0.5 kg ऑफ, फर्ज करें एक स्केल है वो 0.5 kg यानी आधा kg वैसी जो है वो गलत बता रहा है, तब ये एरर जो है वो आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट विद एग्जांपल। आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो है वो मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट करते हैं उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क होता है, विद एग्जांपल आपने बताना है। तो ये मैंने उसकी दोनों का बता दिया कि प्रिसीजन एक्यूरेसी बेसिकली दोनों एक जैसी वर्ड हैं, एक जैसे वर्ड के तौर पे लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इनका फ़र्क देखेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन में फ़र्क है, रेफर टू द कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। किसी भी प्रिसीजन होता है, किसी भी की चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो बार बार जब मेजरमेंट करेंगे तो वही मेजरमेंट आनी चाहिए, यानी कि एक जगह पे उसकी मेजरमेंट की है, कोई और आ रही है, किसी और जगह कोई और आ रही है, तो इनकंसिस्टेंसी होती है बार बार रिपीट करने से मेजरमेंट। जबकि एक्यूरेसी होता है रेफर टू हाउ टू क्लोज मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। तो एक्यूरेसी होता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है। फर्ज करें एक चीज़ का वजन कर रहे हैं 10 kg, लेकिन उसका जो एक्चुअल वजन है वो 8 kg है, आपका 10 आ रहा है, तो आप जो एक्चुअल वजन है उससे काफ़ी दूर है, ठीक है, तो ये एक्यूरेसी होता है। फोकस उसमें दूसरा एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, रिजल्ट एक जैसा बार बार आना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आपको करेक्ट आना चाहिए, वो एक्यूरेसी आएगा। मेजरमेंट रिलेशन,
मेजरमेंट आर क्लोजली ग्रुप्ड इवन इफ दे आर फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट आर क्लोजली ग्रुप्ड, इसमें जो मेजरमेंट लेंगे वो क्लोजली एक दूसरे के करीब आनी चाहिए, हो गो कि वो बेशक जो ट्रू वैल्यू उससे काफ़ी दूर हो, लेकिन जितनी दफ़ा भी मेजरमेंट करेंगे वो एक जैसी आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एक चीज़ का वज़न वैसे 5 kg है, लेकिन बार बार आप कर रहे हैं, कभी 6 आता है, कभी 6.1 आता है, कभी 6.2 आता है, तो वज़न एक्चुअली उसका 5 है, लेकिन आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक बहुत करीब करीब आ रहा है, तो वो प्रिसीजन में आएगा। जबकि एक्यूरेसी में आएगा मेजरमेंट आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, जो भी मेजरमेंट करेंगे वो ट्रू जो एक्चुअल वैल्यू उसके करीब करीब आना चाहिए, इवन इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट, गो कि वो बेशक नॉन कंसिस्टेंट भी हो। इंडिकेटर कौन से हैं? स्मॉल स्प्रेड और डेविएशन इन रिपीटेड इंस्ट्रूमेंट। स्मॉल स्प्रेड और डेविएशन बहुत कम होती है, स्मॉल स्प्रेड होती है इन द रिपीटेड इंस्ट्रूमेंट में जो बार बार रिपीट करने से उसमें जो स्प्रेड और डेविएशन बहुत कम होती है। जबकि लो डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, इसमें जो एक्चुअल वैल्यू और जो मेजरमेंट वैल्यू उसमें डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम होता है। एग्जाम्पल क्या है? मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट लेंथ एज 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, लेकिन आप कर रहे हैं 5.1 आई है, फिर 5.1 आई है, फिर 5.2 आई है, ये प्रीसाइज है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर है। जबकि एक्यूरेसी में आएंगे, मेजरमेंट एन ऑब्जेक्ट लेंथ एज 6 सेंटीमीटर है व्हेन द ट्रू वैल्यू इज 6.0 सेंटीमीटर, एक्यूरेट इवन इफ लेस कंसिस्टेंट। आप मेजर कर रहे हैं लेकिन 6.0 सेंटीमीटर आ रहा है, ये लेस कंसिस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू 6 सेंटीमीटर के बिल्कुल करीब है, तो ये आपके पास फ़र्क आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो SLO है या जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन 1.5 वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।